दोस्तों, अगर इस कहानी को सुनने के बाद भी आपकी आंखों में आंसू ना आए तो समझ जाना आपका दिल भी पत्थर का हो चुका है। ये कहानी एक गरीब परिवार की है जिसमें 3 बहनों का एक ही भाई था। माँ बाप बूढ़े हो चुके थे। लड़का परिवार की हालत ज्यादा खराब होने की वजह से और अपनी बहनों की शादी के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए परदेश चला जाता है। लेकिन परदेश पहुंचते ही उसके साथ एक भयानक हादसा पेश आ जाता है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, कहानी में देखना यह है कि अब उस लड़के के परिवार का होगा क्या। क्या उसकी बहनों को भाई का प्यार मिल पाएगा और क्या उसकी बहनों की शादी और कर्जदारों का कर्ज अदा हो पाएगा। कहानी को पूरा सुनिएगा, बहुत ही जबरदस्त किस्सा है। पूरी जिम्मेदारी कंपनी की थी। टिकट और होटल का एड्रेस मुझे दे दिया गया था। मैं खुशी खुशी घर में दाखिल हुआ और दरवाजे से ही चिल्लाना शुरू कर दिया, अम्मी अम्मी, मुझे कंपनी तुर्की भेज रही है। वहां मुझे कुछ महीने या फिर कुछ साल लग सकते हैं। अम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, माशाअल्लाह, और पूछने लगी, कब जाएगा बेटा। अम्मी, आप मेरा आज ही सामान पैक कर दें क्योंकि मुझे कल ही जाना है। अम्मी ने मुझे खाना दिया और फिर मेरी अलमारी से कपड़े निकालना शुरू कर दिया और कहने लगी, बेटा कौन कौन से कपड़े लेकर जाएगा, मुझे बता दे, मैं पैक कर देती हूँ। मैंने अम्मी के कहने पर कुछ कपड़े और सामान निकालकर बिस्तर पर फैला दिया और फिर इधर अम्मी भी उन सभी कपड़ों को मेरे बैग में रखने लगी। सामान रखते हुए अम्मी खामोश थी, लेकिन माँ की खामोशी में एक अजीब सा तूफान महसूस हो रहा था। दिल में एक डर था, नजर माँ की आंखों में आंसू टटोल रही थी। वो तेज तेज आंखें बंद करके आंसुओं को पलकों में छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं जानता था कि माँ का दर्द आंसुओं से ज्यादा दिल की गहराइयों में होता है। उनके चेहरे से दिल का हाल बयान होता है। लेकिन मैं बस दिल ही दिल में ये दुआ मांग रहा था कि अम्मी मुझे जाने से रोक ना ले, कहीं अम्मी के आंसू ना आ जाए बस, वरना अब्बा से इजाजत लेनी मुश्किल हो जाएगी। मैं मुसलसल अम्मी से बातें करता रहा। मेरी बातें बेढंग थी, जिनका मकसद माँ की तवज्जो हटाना था ताकि मेरे सफर में कोई रुकावट ना आए। इतने में अब्बू भी आ गए और उनको भी मैंने सब कुछ बता दिया। खैर, अब्बू ने आंसुओं को छुपाते हुए अपने दिल पर पत्थर रखकर मुझे जाने की इजाजत दे दी। अम्मी और अब्बू मुझे नसीहत करने लगे, बेटा वहां जाकर नमाज मत छोड़ देना, मेरी और खानदान की इज्जत के साथ साथ मुल्क की इज्जत का भी ख्याल रखना। उनकी ये बातें मैं सुन तो रहा था मगर मेरा ध्यान तो कहीं और ही था। सुबह अम्मी ने बड़े चाव से नाश्ता बनाया और साथ में ये ऑर्डर भी लगा दिया कि बेटा अच्छे से खा लो, वहाँ पता नहीं क्या गंद मिलेगा खाने को। अब्बा एयरपोर्ट पर खुद छोड़ने आए, कांधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा जल्दी चला आना। मैं मुस्कुराया और कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा। बोर्डिंग के बाद मैं बहुत खुश था। मैं जानता था कि अब मुझे अच्छी खासी तनख्वाह मिलने वाली है। जहाज में सवार हुआ और जल्द ही जहाज ने जमीन से संपर्क तोड़ा और हवा में उड़ान करने लगा। मैं आज पहली बार अपने शहर को ऊंचाई से देख रहा था। आज मेरा शहर छोटा सा महसूस हो रहा था। कुछ ही घंटों में तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में पहुंच गया था। इस्तांबुल, जिसको इतिहास में कुस्तुनतुनिया के नाम से भी जाना जाता है। मैं होटल में पहुंच गया जो मेरे लिए पहले से ही बुक था। सफर की थकावट की वजह से फौरन अपने आप को बेड पर गिरा दिया, क्योंकि बस अब दिमाग में यही था कि पहुंच तो गया ही हूँ, घूमना फिरना भी हो जाएगा, अभी तो बस मुझे सोना है। जब आंख खुली तो रात हो चुकी थी। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो शहर पूरी तरह से रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा रहा था। बड़ा ही खूबसूरत मंजर था, लेकिन मैं अकेला इस अनजान शहर में रात को बाहर नहीं जाना चाहता था। लिहाजा फैसला ये किया कि बस अब तो दिन में ही शहर की सैर करूंगा। कुछ देर के लिए मैं होटल की लॉबी में बैठ गया और वहां मौजूद तुर्क लोगों की जुबान सुनकर ये हिसाब लगाने बैठ गया कि ये जबान मैं कितने दिनों में सीख जाऊंगा। काम बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन दिल ये कह रहा था कि छोड़, अंग्रेजी से ही काम चल जाएगा। सुबह में होटल की लॉबी में आया। प्रोग्राम ये था कि आज पैदल ही वॉक की जाए, शहर की गलियों में आवारा गर्दी की जाए। दरवाजे तक भी ना पहुंचा था कि एक अनजानी आवाज ने दिल के तार झंझोड़ दिए।
जैसे ही मैंने उसे पलट कर देखा तो देखता हूँ कि एक निहायत ही खूबसूरत लड़की है। उसका बोलना जैसे कानों में रस घोल रहा था। वो बोली, सर अगर आपको शहर का विजिट करना है या कहीं बाहर जाना है तो गाड़ी मौजूद है। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा और बोला, नहीं नहीं, मैं पैदल ही वॉक करना चाहता हूँ। वो बोली, ओके एज यू विश। मैं होटल से बाहर आया और एक तरफ चलना शुरू कर दिया। नया शहर था और मुझे रास्तों का बिल्कुल भी पता नहीं था। पहले मैंने रुककर इधर उधर का खूब जायजा लिया। इमारतें देखने के काबिल थी, सड़कें अच्छी और साफ सुथरी थी। मुझे इन सब को इसलिए भी गौर से देखना था ताकि रास्ता ना भूल जाऊं। मैं सड़क पार करते हुए बड़ी एहतियात से काम ले रहा था। पराए देश में हर कोई अपना ढूंढता है, कोई तो हो जो वतन की बोली बोले। बस इन्हीं सोचों में गुम मैं सड़क किनारे चल रहा था। कुछ दूर चलने पर मैंने देखा कि लोगों की भीड़ लगी हुई है। मेरे लिए ये किसी ताज्जुब से कम नहीं था। मैं सोचने लगा कि यह लोग भी हमारी तरह किसी हादसे या किसी वाक्य पर भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं। मैं भी देखने की कोशिश में लग गया, लेकिन काफी भीड़ की वजह से देख न पाया। नीचे झुककर एक बार फिर कोशिश की तो बस इतना ही महसूस हुआ कि एक बंदा सड़क पर लेटा हुआ है और लोग उस पर पैसे फेंक रहे थे। अजीब रस्म है, ये कहते हुए मैं पीछे मुड़ा और चलने लगा। चंद कदम ही चला था कि दिल बुझने लगा। कदम आगे न बढ़े, जैसे कोई अपना हो। मैंने उसके जूतों के सिर्फ तलवे देखे थे। न जाने क्यों उनसे देश की मिट्टी की खुशबू आ रही थी। ये देश की मिट्टी भी अजीब होती है, परदेश में और भी महक जाती है और अपने अस्तित्व का इजहार करती है। अब मैं पूरी ताकत से लोगों को हटाता हुआ उस बेजान जिस्म के सिरहाने जा पहुंचा। आंखों को न जाने क्या हो गया था कि आंसुओं की लड़ियों में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं एक हाथ से पैसे हटाने लगा तो दूसरे हाथ की आस्तीन से अपने आंसू समेटने लगा। जब देखा तो वो बड़ा थका हारा लग रहा था। कपड़े फटे पुराने और मिट्टी से भरे पड़े थे। उसका खून बह चुका था। उसका पासपोर्ट और कुछ कागजात उसकी जेब में थे। जैसे ही मैंने उसका नाम पता जानने के लिए उसका पासपोर्ट देखा तो देखता हूँ कि वो मेरे ही शहर का था। मैंने लोगों से कहा कि वो अपने पैसे वापस उठा ले, वो लावारिस नहीं है। मैंने अपनी कंपनी से संपर्क किया और मैनेजर से कहा कि मेरे एक भाई की मौत हो गई है, मुझे मदद की जरूरत है। उसने कहा, आप सब्र से काम ले और आराम से एड्रेस पूछकर बताएं। वो अपने साथ तुरंत एक एम्बुलेंस लेकर आ गए। हमने जनाजा उठाया और साथ ले गए। कुछ कानूनी कार्रवाई के बाद हमें मैयत को दफनाने की इजाजत मिल गई। शाम तक जनाजा कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया। मैनेजर साहब और मैं कब्र के पास बैठे थे। मैं इस सोच में था कि अगर ये अपने देश में होता तो इस दुनिया से ज्यादा उसके जनाजे पर भाई बहनें, माँ बाप, दोस्तों की भीड़ होती। लेकिन दो अनजान लोग खड़े थे जो इसको जानते तक न थे। मैं मुसलसल उसके खानदान, परिवार के बारे में सोच रहा था। दूसरी तरफ पुलिस का कहना था कि वो गैर कानूनी तरीके से हमारे मुल्क में दाखिल हुआ था और यूरोप जा रहा था, जहां उसकी मौत पर एजेंट उसको छोड़कर फरार हो गया था। इसलिए शायद लोग उसको लावारिस समझकर उसके कफन दफन के लिए पैसे उसके जनाजे पर फेंक रहे थे। मैं होटल आया तो अपने कमरे में मौजूद खिड़की के शीशे से बाहर देखने लगा। उसके बारे में सोच सोचकर मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक पा रहे थे। कभी सोचता कि उसकी माँ ने भी उसको अपने से दूर जाने का दर्द आंसुओं में छिपाकर रुखसत किया होगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी सोच रहा था कि उसने आखिर क्यों गैरकानूनी तरीके से दूसरे मुल्क में जाने का फैसला किया था। क्या उसको यूरोप जाकर अय्याशी करनी थी या वो पैसा कमाना चाहता था। कितने ही मेरे मुल्क के नौजवान अपना आने वाला कल रोशन करने की ख्वाहिश में रातों में उठकर ऐसी मेहनत करते हैं, बल्कि स्याह काली रातों में सफर करके ईरान से तुर्की और फिर यूनान से यूरोप की तरफ जाते हैं। एक ऐसा सफर जिसमें दिन हो या रात हर वक्त डर बना रहता है। ये कैसा सफर है जिसमें ना मौसम का भरोसा होता है, न कोई रहनुमा होता है। बस सुनसान जंगल और समुद्र के रास्ते होते हैं जिसमें आपको हर हाल में चलना है। वहाँ कितने ही लोग पैसा कमाने से पहले ही मौत का शिकार हो जाते हैं। कितनों के जनाजे इन राहों पर दो मुल्कों की सरहद की जमीन का हिस्सा बन जाते हैं।
जो माँ रो रो कर अपने बेटे को रुखसत करती है वो कभी उस बेटे की कमाई से अय्यासियां नहीं करती, वो तो अपने हिस्से की रोटी भी दे देती है, बस इस बात पर कि उसका लाल उसके सामने रहे। अगर माँ को इस सफर का हाल पता चल जाए तो कोई माँ अपने लगते जिगर को इन इंसानी सौदागरों के हाथों में ना दे। अगर ये मुसाफिर सही सलामत अपनी मंजिल पर पहुंच भी जाए तो फिर भी मुश्किलें पीछा नहीं छोड़ती। ये छुपकर इस तरह से काम करने पर मजबूर हो जाते हैं जिनमें ना पैसा पूरा मिलता है, ना इज्जत, और पुलिस से आंख मिचोली अलग से खेलनी पड़ती है। हालांकि फायदा उन भेड़ियों की जेबों को होता है जिनकी जुबान माँ से भी ज्यादा हमदर्द लगती है, लेकिन वो अपने फायदे के लिए इन मुसाफिरों को हाथों हाथ बेच देते हैं। मैं ये सब कुछ क्यों सोच रहा हूँ? ये असलम कौन था? उसकी दास्तान क्या थी? ये अकेला नहीं होगा, उस जैसों का पूरा टैंकर भरा हुआ होगा। मैं लगातार यही सोचता रहा। फिर सोचते सोचते कमरे से होटल की लॉबी में आया। सोचा उसका एड्रेस तो मेरे पास है, क्यों ना मैं उसके घर वालों को खत लिखकर उसकी मौत की खबर दूं। मेरी हिम्मत साथ छोड़ गई। कोई मर जाए तो कैसे खबर दी जाती है मुझे नहीं मालूम था। जैसे ही अम्मा जी लिखा तो कागज मेरे ही आंसू से भीग जाता। माँ को बेटे की मौत की खबर देना कितना मुश्किल होता है मुझे इस दिन पता चला। बाप का नाम लिखा लेकिन दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। उसके घर में ऐसा कौन है जिसको मैं ये इबरतनाक खबर सुना सकूं? बस दिल की मान ली, पहले घर के हालात जानता हूँ फिर बता दूंगा। अब मैंने कागज उठाया और असलम बन गया और सब घर वालों का हाल पूछा, और बस आखिर में इतना ही लिख सका कि मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूँ। जहाँ मैं रहता हूँ ये इलाका शहर से काफी दूर है। आप मुझे इस पते पर खत लिख दें, मुझ तक पहुंच जाएगा। और साथ ही मैंने अपनी कंपनी का पता भी लिख दिया। मैं अपने काम में व्यस्त हो गया और असलम के घर वालों से जवाब का इंतजार करने लगा। मेरा ख्याल था कि मैं जल्द ही उसके बारे में बताकर इस जिम्मेदारी से छुटकारा पा जाऊंगा। जल्द ही मुझे उसके घर में कोई ऐसा शख्स मिल जाएगा जिसको मैं असलम की मौत की खबर दे सकूंगा। मुझे 2 हफ्ते इंतजार करना पड़ा और आखिरकार असलम के घर वालों का खत आया। जैसे ही मैंने खत पढ़ना शुरू किया तो आंखों से आंसुओं की लड़ियां बरसने लगी। मेरे हाथ कांपने लगे। उसकी माँ ने बड़े ही इत्मीनान से खत लिखा था, बेटा तेरी खबर मिली, खुशी की इंतहा बता नहीं सकती। बस तुरंत शुक्राने के 2 नफिल अदा किए। तेरी बहनों ने पूरे मोहल्ले में हलवा बांटा है। मेरा दिल बड़ा परेशान था। अब तेरी माँ को नींद आ जाएगी। कितने महीने हुए हैं, मैं तो समझी मेरा बेटा मैमो के देश में अपनी अम्मा को भूल गया। बेटा तुझे पता है तेरी अम्मा ने तेरी दोनों बहनों अजरा और इकरा का जेवर बेचा है। उनके ससुराल वाले दहेज मांग रहे हैं। मैंने भी कह दिया जो कुछ होगा दे दूंगी, लेकिन अभी इतनी जल्दी मैं बच्चियों की शादी नहीं करूंगी। मेरा बेटा परदेश गया हुआ है। अल्लाह भला करे तेरी फूफो का, वो मान गई है। तेरी छोटी बहन आलिया ने बड़ा तंग किया हुआ है। कहती है मैं भाई का सहारा बनूंगी और बीए करके एक टीचर बनूंगी। बड़ी आई टीचर। उसने तेरे बाबा को बड़ा मजबूर किया, वो मान गए। अब वो कॉलेज जाती है। अजरा ने भी 8वीं क्लास में पहली पोजीशन हासिल की है। कह रही है भाई से मैमो वाली घड़ी लूंगी। बेटा दाल रोटी तो चलती रहेगी, बस कर्जे वालों ने बड़ा तंग किया हुआ है। वो कालू रोज दरवाजे पर खड़ा रहता है और तेरे बाबा को बड़ा जलील करता है। इसके पैसे का इंतजाम कुछ जल्दी कर देना। जवान बेटियों वाला घर है, लोग उल्टी सीधी बातें बनाएंगे। मैंने भी कह दिया कि 2 महीने का टाइम दे, तेरे 80,000 रुपए इकट्ठा ही तेरे मुंह पर मारूंगी। तेरे अब्बा को तेरी बड़ी याद आती है पर किसी से कहते नहीं है। तेरी फोटो देखते रहते हैं। तू कभी दूर नहीं गया ना। उनकी आंख का दोबारा ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, ठीक नजर नहीं आता। कहते हैं कोई नहीं, एक से काम चल जाएगा, पहले बेटियों की डोलियां उठा लूं। असल में ऑपरेशन से डरता है। और हाँ बेटा खत जरूर लिखना। खत हाथ में लिए मैं रोता हुआ असलम की कब्र पर आ गया और उसको रोते हुए रुक रुक कर खत सुनाने लगा। मैं उसका मुजरिम था। मैंने उसको गलत समझा था। वो अय्यासी करने के लिए नहीं बल्कि 3 बहनों की डोलियों को उठाने के लिए इतनी दूर सफर करने पर मजबूर हो गया था। न जाने कितने असलम इन राहों पर अपनी जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। इस्लाम ने बेटी को बोझ नहीं बनाया, रहमत बनाया है।
पर हमने दहेज के नाम पर अल्लाह की रहमत को बोझ बना दिया है। क्या हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी बेटी को रुखसत करने के लिए कर्ज लिया था? क्या सहाबा भी बेटियों की डोलियां उठाने के लिए मुश्किलात से दो चार हो जाया करते थे? बस मैंने उसकी कब्र के पास बैठकर फैसला किया कि जब तक कर्ज अदा नहीं होता, बहनों की शादी नहीं हो जाती, तो तुम्हें मरने नहीं दूंगा। आज से तुम मेरे साथ रहोगे। फिर क्या था, मैंने जल्द ही उसकी माँ को कर्ज अदा करने के लिए पैसे भेज दिए। साथ में अजरा के लिए घड़ी भी वो अपनी छोटी छोटी फरमाइश करती रहती और मैं खुशी खुशी उसकी फरमाइशों को पूरा करता रहता। खतों का सिलसिला इतना ज्यादा हो गया था कि अब मुझे वो अपना ही परिवार लगने लगा था। अजरा और इकरा की शादियां करने की तैयारियां की। मैंने भी उनसे कह दिया कि भाई बाहर है तो घबराना मत, कोई कसर ना रहे शादी में। अजरा एक ही बात की अड़ लगाए हुए थी कि भाई तुम डोली को कांधा नहीं दोगे तो मैं डोली में नहीं बैठूंगी। उसको क्या मालूम था कि जिसने डोली को कांधा देना था, उसको मजदूर की मदद से मैं कब्रिस्तान तक कांधा दे चुका हूँ। बस घंटों बैठकर रोता, कभी कभी काम बर्दाश्त से बाहर हो जाता और सोचता बस अब बता देता हूँ और नहीं होगा मुझसे। लेकिन फिर सोचता शायद अल्लाह ने इनको एक और असलम दे दिया है, जिस असलम को बेरहम जमाने ने अपनी बेहुदा रसूमात के पांव तले रोंदा, जिसको मेरे मुल्क के नालायक सियासतदानों ने दबे पांव मुल्क बदलने पर मजबूर कर दिया, जिनसे हमारे बड़ों ने लड़कर आजादी हासिल की थी। आज मेरे मुल्क का जवान फिर क्यों उनकी गुलामी के ख्वाब देखता है? मैं कसूरवार किसको बनाऊं? उस हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम को जो दहेज को देखकर रिश्ता करता है, या उस नामुराद मुसलमान को जो दहेज कम लाने पर बहू पर तानों की बौछार कर देता है, या उस सौदागर को जो चंद सिक्कों के लिए सुनहरे ख्वाबों का जाल बिछाता है, जो इस रंगीन दुनिया की बातें करता है। वो लहूलुहान गरीब लाशों के चेहरे क्यों भूल जाते हैं? क्यों सियासतदान कोई कानून नहीं बनाते? बेकार रस्मों का खात्मा क्यों नहीं करते? जहां इतने बेतुके कानून बनाए हुए हैं, वहां अल्लाह के कानून की झलक क्यों नहीं दिखाई जाती? ये एक दूसरे की देखा दिखाई में क्यों लोग गैर कानूनी तरीके से दूसरे मुल्कों का रास्ता चुनते हैं, सिर्फ इसलिए कि एक पड़ोसी का लड़का अच्छे खासे पैसे कमा रहा है, ये जाने बगैर कि वो वहां आखिर बेचता क्या है और करता क्या है। मैं अकेला क्या कर सकता था? यहाँ तो लोग इस रंगीन दुनिया की झूठी दिलासा देकर अपने कारोबार को धड़ल्ले से चला रहे हैं। खैर, मैंने बड़ी मिन्नत खुशामद करके बड़ी मुश्किल से अजरा को राजी किया। कितने झूठ बोले, मेरे कागज नहीं है, पुलिस मुझे जेल में बंद कर देगी। अगर मैं नहीं आता तो कितने पैसे टिकट और इधर उधर के खर्चे के बच जाएंगे, जिन्हें तुम दोनों की शादी में खर्च कर लेंगे। बस तुम दोनों खुश रहो। बाकी मैंने एक दोस्त के हाथ कुछ सामान भी भेज दिया है, जिसमें तुम्हारी पसंद का सभी सामान है। आलिया ने खत लिखा कि भाई आप परेशान न हो, इस बार मैं आपके कपड़े पहनकर कुछ देर के लिए भाई बन जाऊंगी, लेकिन मेरी शादी पर तुम्हें जरूर आना पड़ेगा, क्योंकि अम्मी कह रही थी कि तेरी और भाई की इकट्ठी शादी करनी है, खर्च बच जाएगा। रोज रोज शादियां नहीं की जाती। अपनी शादी पर तो जरूर आओगे ना? बहनें यूं ही खत लिखती रही और मैं भी उनको जवाब में खत लिखता रहा। हर आने वाला खत मुझे रुला देता था। यूं ही 3 साल गुजर गए। कंपनी की तरफ से मुझे छुट्टी मिली और इंडिया जाने की तैयारी शुरू हो गई। दिल में एक डर सा था, अब क्या किया जाए। ख्याल आया 3 साल असलम बनकर गुजर गए हैं, अब छुट्टी के दिनों में असलम का दोस्त बनकर उसके घर वालों से मिलने जाऊंगा। बहनों के लिए तोहफे खरीद लिए। अब तो अजरा के घर एक बेटे का जन्म भी हो चुका था। उसके लिए खिलौने और कपड़े लिए। जैसे ही मैं इंडिया पहुंचा, मेरा दिल चाहता था कि मैं फौरन ही असलम के घर पहुंच जाऊं, लेकिन क्या करता, अब्बू और अम्मी एयरपोर्ट पर खुद लेने आए थे। अब्बू ने ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी ले रखी थी, इसलिए 2 दिन घर में गुजारे। तीसरे दिन ये कहकर निकला कि दोस्त की अमानत है, उसके घर पहुंचानी है। गाड़ी निकाली और सीधा उसके घर पहुंचा। मैंने क्योंकि असलम की तरफ से पहले ही लिख दिया था कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इसलिए सबको मेरा इंतजार था।
जैसे ही मैं पहुंचा सब बहनें दरवाजे पर आ गई। अजरा और इकरा भी आई हुई थी। मेरा दिल चाहता था कि उसके बाबा को गले लगाकर चीख चीख मार कर रोऊं और अपना मन हल्का करूं, लेकिन वो सब बहुत खुश थे और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनको ये सब बता सकता। मैंने असलम को कभी उसके कदमों पर नहीं देखा, वो तो मुर्दा हालत में पड़ा हुआ मिला था। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा। अब मुझे असलम बने 7 साल बीत चुके हैं। बहनों की शादियां हो गई है। आलिया अब स्कूल में पढ़ाती है। इकरा अपने सोहर के साथ अम्मा और अब्बा के साथ रहती है। अब्बा और अम्मा ने पिछले साल उम्रा भी कर लिया है। बस एक काम रह गया है। अम्मा कहती है, बेटा असलम, माँ की आंखें बंद होने से पहले कम से कम एक बार अपनी शकल तो दिखा जा। अब तो तू रोजाना ख्वाबों में आता है, तब आएगा जब तेरी माँ इस दुनिया से रुखसत हो जाएगी। लेकिन मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। शायद ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।